जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। जय माता जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने कोरिलेशन का मीनिंग देखा था, उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट देखी, देन मेथड्स 3 जो थी उसके नाम देखे हैं। ठीक है, आज जो सेक्शन है हमारा थियरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी तीसरी मेथड है जो कि है स्कैटर डायग्राम मेथड। लास्ट टाइम मैंने कहा था आपको कि आप मुझे स्कैटर डायग्राम का मीनिंग बता सकते हो, उसमें खास तो पर्टिकुलर स्कैटर का कुछ स्टूडेंट्स ने ट्राई किया, कुछ ने सही भी बताया, बाकी कुछ लोग तो अभी आज ही ऑब्जर्व करेंगे, कुछ ने ट्राई भी नहीं किया। तो व्हाट इज स्कैटर डायग्राम? सबसे पहले तो ग्राफ का काम है। डायग्राम यानी ग्राफ होता है, दो एक्सिस ली जाती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो एक्सिस होती है, इसके अंदर हम करते क्या है, तो वन वेरिएबल इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड द अदर वेरिएबल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। ओके, स्कूल के अंदर आपको यही पूरा पार्ट समझाया गया था मीनिंग के अंदर। कुछ लोगों ने सेम मीनिंग भी मुझे समझा दिया, जो अंदर एग्जैक्ट बुक में है 12th का, वही हमारी बुक में है वो भी। ठीक है, तो एक वेरिएबल को x के ऊपर सपोज हाइट एंड वेट है, प्राइस एंड डिमांड है, तो x को मैंने प्राइस एंड डिमांड को x कह दिया, एंड प्राइस को x कह दिया, डिमांड को कह दिया y। फिर उसके जो भी पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशंस है, उसे हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। प्लॉट करने के बाद फिर ऑब्जर्व किया जाता है, और जो पॉइंट्स मिलते हैं उसके हिसाब से कुछ हमारा मीनिंग बनेगा। तो हम साथ में मीनिंग भी ऑब्जर्व करते हैं। व्हाट इज स्कैटर डायग्राम मेथड? इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन वेरिएबल, एक वेरिएबल जो भी है, इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, एक वेरिएबल को एक्स एक्सिस पे लिया जाता है, एंड द अदर वेरिएबल यानी उसके अलावा जो है, द अदर वेरिएबल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस। यानी जैसे हमने कहा कि पहला वेरिएबल है, सपोज हमने कह दिया प्राइस, तो एक्स पे ले लिया। अगर डिमांड के बारे में बात करो तो डिमांड को वाई पे ले लिया। यहाँ पे होता है ये, जनरली इसे लोग जीरो कह लेते हैं स्टूडेंट्स, ज्यादातर जीरो नहीं है, इट इज ओरिजिन व्हिच हैज टू कोऑर्डिनेट्स 0 एंड 0। ठीक है, यानी वो लिखा ही जाता है बाय डिफॉल्ट। देन उसके बाद क्या किया जाता है, पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर। इसके बाद हम कहें अगर, देन पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर के अंदर पॉइंट्स प्लॉट करोगे, पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, यानी वो पॉइंट्स कैसे भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हो, या फिर ऑप्शन के अंदर एक ही लाइन के अंदर इस तरह से हो, या फिर एक लाइन में नीचे की तरफ जाए, दो लाइन में जाए, या कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंट्स को पता ही नहीं चलता कहाँ जाना, तो वो ऐसे रैंडमली कहीं पे भी अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग टाइप्स जो आप आगे भी देख चुके हो। पॉइंट्स का प्लॉटिंग होना वो निश्चित नहीं होता कि पॉइंट्स कैसे अरेंज होंगे, वो अपने आप अरेंज होते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन द ग्राफ पेपर एंड दे आर स्कैटर्ड। वैसे मीनिंग के अंदर आपको 12th में ये समझाया नहीं जाता, स्कैटर्ड ऐसा नहीं लिखवाते, चलता है वहां पे। ठीक है, पॉइंट्स आर स्कैटर्ड, बिखरे हुए होते हैं हमारे सभी पॉइंट्स, और जब बिखरे हुए पॉइंट्स हो तो उन पॉइंट्स की वजह से जो डायग्राम मिलता है, उस डायग्राम को कहा जाता है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर का मतलब था विखराएलो, विखेरना का मतलब था विखराएलो, गमे थे। और वो अगर पर्टिकुलर कुछ डायरेक्शन में बिखर के अरेंज होते हैं, स्कैटर्ड कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में होते हैं, तब जाके हमारे क्या बनते हैं, 5 टाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो वो 5 टाइप्स हम इसके बाद देखने वाले हैं। पहले मीनिंग को खत्म करते हैं। क्या बोला हमने? इन दिस मेथड, फर्स्ट ऑफ ऑल, वन वेरिएबल इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस, द अदर वेरिएबल इज टेकन ऑन वाई एक्सिस, देन पॉइंट्स आर प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर एंड दे आर स्कैटर्ड। सो द डायग्राम ऑब्टेन्ड, ये नीचे लिख देते हैं हम यहाँ से। So the diagram obtained is called scatter diagram method, is known as scatter diagram। जो डायग्राम मिलता है वो डायग्राम को कहा जाता है स्कैटर डायग्राम।
इस मेथड के अंदर हम करने क्या वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू स्कैटर डायग्राम देयर आर 5 टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्कैटर डायग्राम मेथड there are 5 types of correlation। खास ध्यान रखना है ये जो है 5 टाइप्स है, they are only defined for डायग्राम मेथड, स्कैटर डायग्राम मेथड। बाकी जब एग्जाम्पल हम करेंगे उसमें हमें ये 5 नाम देखने का मौका नहीं मिलेगा। 5 नाम कौन से हैं, तो पहला जो है वो है पॉजिटिव में से निकला हुआ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। एक मीनिंग जो था हमारा कोरिलेशन का, उस एक मीनिंग ने हमें ऑलमोस्ट टाइप्स दे दिए, दोनों के दोनों टाइप्स। और अब हमें ऑब्जर्व करना है उसी एक मीनिंग की वजह से हमें अलग अलग जो 5 हिस्से हैं वो मिलने वाले हैं, जिसमें ये पहला परफेक्ट पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो हमें हेल्प करेगा बहुत ही ज्यादा। तो एज वी नो दैट हमें डायग्राम तो मिलने ही वाला है, एक वेरिएबल x पे होगा, दूसरा वेरिएबल y पे होगा। अब याद करो मीनिंग ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, 2 तरह से डिफाइन किया जाता है। एक जो डायग्राम में हमें लिखना है वो मैं अभी सीधा समझाऊंगा आपको। ये 2 वर्ड्स थोड़े से याद रखने कि अगर परफेक्ट मिले तो पॉइंट्स कैसे होंगे, और अगर पॉजिटिव मिले तो उसे आप कैसे ऑब्जर्व करोगे डायग्राम में। तो आपको वैसे पता ही है संपूर्ण धन सहसंबंध। यहाँ पे जो पॉइंट्स होते हैं दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। स्कूल में लिखते थे फ्रॉम लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, डाबी बाजुना नीचे ना खुणाथी जमणी बाजुना ऊपर ना खुणा तरफ। अब यहाँ पे हम कहने वाले जब भी आपको परफेक्ट वर्ड मिले तो हम लिखने वाले हैं पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। परफेक्ट के लिए हम लिखेंगे पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट जो है परफेक्ट में एक स्ट्रेट लाइन पे होते हैं। देखो कैसे, तीसरा टाइप में यहाँ पे साथ में समझाता हूँ, यानी वो क्या है, वो है हमारा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ओके, तो परफेक्ट नेगेटिव में भी ऑलमोस्ट डायग्राम वैसा ही होता है। फर्क क्या पड़ता है, तो पॉजिटिव में आपकी डायरेक्शन जो है वो लोअर लेफ्ट टू अपर राइट होती है, नेगेटिव के अंदर डायरेक्शन जो है वो अपर लेफ्ट टू लोअर राइट। अब ये अपर लेफ्ट लोअर राइट ये लिखना कभी कभी अच्छा नहीं लगता, तो हम थोड़ा सा क्राइटेरिया जो है वो लिखने का बदलने वाले हैं। पॉजिटिव जब भी वर्ड आता है कहीं पे भी, ठीक है, परफेक्ट के लिए आपको याद रखना है पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। दोनों के ऊपर आप ऑब्जर्व कर सकते हो, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे 4 है वहाँ पे 5 है, ओके लो दोनों जगह पे 5 ठीक है, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन पे दिख रहे हैं। तो परफेक्ट वर्ड हो तो आप कह सकते हो पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और पॉजिटिव दिया जाए, पॉजिटिव का मीनिंग प्लस, प्लस का मीनिंग बढ़ना, गुजराती में कहे तो पॉजिटिव એટલે प्लस, सरवाળો, વધવું, तो વધવાની દિશा हमेशा नीचे થી ऊपर तरफ હોય। तो हम यहाँ पे एक वर्ड लिखने वाले हैं पॉइंट्स आर इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग का मीनिंग पता है, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू होना, सो वो वर्ड हम यूज करेंगे यहाँ पे जब भी पॉजिटिव होता है। ये 2 वर्ड याद रखो तो आपकी पूरी थ्योरी रेडी। कैसे, तो हमें यहाँ पे पूरा नहीं लिखना, हमें खाली इसमें इतना कहना है कि पॉइंट्स कैसे हैं। तो हम कहने वाले हैं इन दिस डायग्राम, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन करना है, परफेक्ट है एंड पॉजिटिव है। इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। पॉइंट जो है एक स्ट्रेट लाइन में रहते हैं एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब 2 परफेक्ट वाले मैं यहाँ पे साथ में समझा देता हूँ तो आपको लिखने में भी इजी रहेगा, ठीक है। तो इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। पॉजिटिव है तो ऑर्डर इंक्रीजिंग होगा। अब हमें ऑपोजिट वर्ड्स तो आते ही हैं, इंक्रीजिंग का ऑपोजिट क्या होता है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से अगर आप नीचे की तरफ जाते हो तो डिक्रीजिंग होता है, तो खाली दूसरा वर्ड है पॉजिटिव का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। तो दूसरा भी पार्ट आपके लिए रेडी हो गया, एक के साथ एक फ्री। इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन
ऑन अ स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि नेचुरली आप देख सकते हो सभी पॉइंट्स एक लाइन में है, परफेक्ट वर्ड है तो ऑन अ स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे हमने बोला था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो यहाँ पे आप इंक्रीजिंग की जगह पे क्या लिखोगे? एंड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। अगर आपने पहले से पुरानी मेथड से याद रखा हुआ है लोअर लेफ्ट टू अपर राइट, अपर लेफ्ट टू लोअर राइट જૂની રીતે, તો વાંધો નથી, પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમના સ્ટુડન્ટ્સ માટે આ જ યાદ રાખજો, એટલે તમારે અલગથી યાદ રાખવું ના પડે, નહીં તો નીચેના છેડાથી ઉપરના છેડા તરફ ડાબીથી જમણી એવું લખતા હતા આપણે ગુજરાતી મીડિયમમાં, જરૂરત નથી। ओके, तो ये दो टाइप्स आपके सामने रेडी हो चुके हैं। जब भी स्कैटर डायग्राम मेथड पूछा जाए पहले मीनिंग लिखो, उसके बाद वन बाय वन जो टाइप्स है वो हमें लिखने होते हैं, ठीक है? और ये पहला रेडी कर लेते हो आप तो बाकी कोई कष्ट नहीं रहता। कनेक्शन वहां पे मैं समझा ही चुका हूं, परफेक्ट के लिए होता है ऑन अ स्ट्रेट लाइन एंड पॉजिटिव के लिए जो होता है वो होता है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसके अलावा बाकी पार्ट्स के अंदर हम जो है वो ऑपोजिट वर्ड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे नेगेटिव था तो हमने क्या लिख दिया? डिक्रीजिंग। वैसे ही अब हम बाकी के जो तीन छोटे छोटे हिस्से हैं उसके अंदर जाते हैं स्कैटर डायग्राम के टाइप्स के लिए। तो उसके अंदर अगर हम तीसरा टाइप आप कहें तो परफेक्ट के साथ आता है पार्शियल पॉजिटिव कोरिलेशन, अंशतः धन सहसंबंध। पार्शियल का मीनिंग होता है पॉइंट्स, यहाँ पे भी डायरेक्शन चेंज क्या हुआ देख लो, अब पॉजिटिव वहीं पे है, पॉजिटिव यहाँ पे भी है, खाली परफेक्ट की जगह पे क्या हो गया? पार्शियल। यानी पहले परफेक्ट में हम कह रहे हैं ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ज्यादा अगर ऑपोजिट वर्ड समझ में नहीं आता है, सपोज गुजराती मीडियम के स्टूडेंट्स के बच्चे हैं तो आप नॉट लगा सकते हो, या मोर देन टू स्ट्रेट लाइन, मोर देन वन स्ट्रेट लाइन भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो पॉइंट्स जो है अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं, ऑर्डर इंक्रीजिंग रहता है मगर एक लाइन में नहीं होता। आप दो लाइन ना लिखो इसलिए मैंने एक पॉइंट और अगर कर दिया यहाँ पे। सो सिंपल, अगेन पहली लाइन वैसी ही लिखनी है, खाली इतना लिखना है डायग्राम के साथ, इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर, पहले हमने लिखा था ऑन अ स्ट्रेट लाइन, अगेन कह रहा हूं क्योंकि परफेक्ट वर्ड था, अब है पार्शियल वर्ड तो हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कॉन्सेप्ट वही है, लिखने में हम पहले लाइन के बारे में कहते हैं एंड ऑर्डर नहीं बदला है, हम जा तो रहे हैं ऊपर की तरफ ही, ठीक है? तो हम कहेंगे तो वैसा ही एंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। सो ऑर्डर जो है वो इंक्रीजिंग ही रहेगा। चौथा पॉइंट जो है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन। तो बात करें अगर हम डायग्राम में तो यस, जो अभी हमने कहा वैसे कि पॉइंट्स जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। अब दोनों वर्ड्स बदल जाएंगे, नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग की जगह पे नॉट इंक्रीजिंग नहीं लिखना है, उसका ऑपोजिट वर्ड हमारे पास है डिक्रीजिंग ऑर्डर, खास ध्यान रखना है। सो इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर not on a straight line and in the decreasing order। एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होते और डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो तब उन्हें कहा जाता है पार्शियल नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है? अब जो पांचवा है वो बहुत ही इजी है क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन ही नहीं होती। एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन के अंदर हम कह चुके हैं पहले, इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स देन एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। मगर डायग्राम में थोड़ा सा अलग लिखना है हमें, सो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या लैक ऑफ कोरिलेशन। तो अब अगर हम बात करें तो इस पार्ट के अंदर तो कोई कनेक्शन ही नहीं होता, यानी जरूरी नहीं है पहला पॉइंट की वैल्यू जो भी है उसके हिसाब से बढ़ेगी घटेगी, कहीं पे भी हो सकते हैं आपके पॉइंट्स, रैंडम हो सकते हैं, कहीं पे भी बिखरे हुए हो, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन ना करता हो, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, गमे तेम बिखराएला हो। तो इसके अंदर सिंपली कहना है इन दिस डायग्राम पॉइंट्स आर रैंडम। पॉइंट्स अगर रैंडम हो, अंदर बुक के अंदर लिखा है पॉइंट्स आर हैपहैज़र्डली यानी रैंडमली, तो उसे कहा जाता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, ठीक है? तो ये हमारे 5
टाइप्स हुए अकॉर्डिंग टू द स्कैटर डायग्राम मेथड, ठीक है। स्कैटर डायग्राम के हिसाब से 5 पॉइंट्स हुए। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा ग्राफ वाला सम है जो कि हम बुक के अंदर हमें दिया गया है, पीडीएफ हमने भेज दी है एक्सरसाइज की जो भी फोटोज है उसकी। तो अगर किसी के पास बुक अवेलेबल ना हो, कुछ स्टूडेंट्स आउट ऑफ गांधीनगर, आउट ऑफ टाउन के भी है, तो उनके पास अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो हमने पीडीएफ जो है उसकी स्कैन की कॉपी भेजी हुई है, तो उसमें से आप प्रिंट आउट निकलवा के नियर बाय से और फिर स्टडी करना, तो आपको इजी रहेगा, ठीक है। तो छोटा सा एक एग्जांपल हम ले रहे हैं आप। इस सम के बाद नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछे कि व्हाट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन तो कैसे लिखना चाहिए, तो वो भी पार्ट में समझाऊंगा, मगर थियरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए एक छोटा सा सम हम ले लेते हैं आप। तो क्या है, क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है, वैसे आपके पास है क्वेश्चन, मगर अगर किसी के पास अवेलेबल ना हो, किसी ने प्रिंट आउट ना निकलवाया हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए मैं क्वेश्चन खास यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। 2 पॉइंट्स दिए गए, 2 सीरीज का डेटा दिया गया हमें, 2 वेरिएबल्स एक्स एंड वाई का। वैसे एग्जाम में एक क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती, ये खाली आपको समझाना है मुझे। एंड ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ योर बुक्स, किसी के पास ना हो तो उस वजह से मुझे ये समझाना पड़ रहा है, ठीक है। तो आगे तो क्या है, मेथड तो समझ ली, कर चुके हैं पार्ट, तो कष्ट था नहीं। फिर भी अब हमें जो यहाँ पे समझना है खास मेजरमेंट ऑफ स्केल। ये काम जनरली अगर पूछा जाए तो ग्राफ पेपर आपको जरूर देते हैं, और ग्राफ पेपर में हमें पता है 1 सेंटीमीटर में 10 लाइन्स हो, 10 બોક્સિસ 10 ખાના એવું આપણે કહેતા હોઈએ છે। 1 સેન્ટીમીટર में 5 लाइंस होती है, 5 બોક્સિસ 5 ખાના આપણે कहता होઈએ છે। दोनों में से कोई भी एक हिस्सा हो सकता है। तो उस 1 सेंटीमीटर का मेजरमेंट हमें करना होता है। यानी अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, मैं यहाँ पे राइट साइड में करता हूँ ग्राफ, एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है, ठीक है। दिस इज नॉट एग्जैक्ट ग्राफ पेपर, तो परफेक्ट मिले ऐसा जरूरी नहीं है, मगर आप नोटबुक में करोगे तो भी चलेगा, चिंता जैसा काम है नहीं। कम पूछा गया है मगर इग्नोर नहीं करते, हर बार मैं ये करवाता हूँ इस आशा में कि शायद इस बार पूछा जाए। अब तक नहीं पूछा गया कभी भी स्कैटर डायग्राम मेथड ग्राफ वाला एग्जाम्पल, क्योंकि कैलकुलेशन वाले एग्जाम्पल्स हमारे पास, उसके एग्जाम्पल्स हमारे पास ज्यादा है, ठीक है। फिर भी कभी ना कभी पूछा जाएगा, तो इस वजह से हम ये करते रहते हैं हर बार। अब स्केल वाइज मिनिमम वैल्यू, एक्स की सबसे छोटी वैल्यू आपको पहले ऑब्जर्व करनी है। जो छोटी वैल्यू एक्स में है वो है 37, ठीक है। सबसे जो बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू अगर आप ऑब्जर्व करते हो, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स के अंदर वो 55 है। सबसे पहले अगर आपको स्केल मेजरमेंट करना है तो लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू के ऊपर से रेंज डिसाइड करनी होती है। આપણે વિસ્તાર શોધવાનો, સૌથી મોટી અને નાની કિંમતની વચ્ચેનો, ठीक है। और अगर ये ऑब्जर्व करते हो तो ये 18 होगा। जनरल स्टैंडर्ड ग्राफ पेपर में साइज जो होती है, नॉर्मल ग्राफ कोई भी ले लो, तो ऑलमोस्ट 20 बाय 26 का ग्राफ होता है, 20 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे और 26 वाई पे। कुछ बुक्स, ग्राफ बुक्स है ना, कॉम्पैक्ट होती है, छोटे पेजेस होते हैं, तो 18 बाय 24 तक का भी ग्राफ होता है, मगर 18 तो आपको मिल ही जाता है, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस मिला हमें 18, उस हिसाब से काम 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट ले सकते हैं। अगर कुछ ग्राफ बुक्स के अंदर 18 सेंटीमीटर हो तो एक तो ओरिजिन भी गिनना पड़ेगा, तो उसके अलावा आपको कष्ट हो सकता है। यानी अगर एग्जैक्ट 20 सेंटीमीटर वाला ग्राफ पेपर है तो आप एक यूनिट ले सकते हो, यानी स्टार्टिंग विद 37, 38, 39, 40 ऐसे करके आप 18 यूनिट्स ले सकते हो। मगर एज किसी के पास अगर छोटा पेज वाली ग्राफ बुक हो तो हम क्या करेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ स्केल यहाँ पे हमें लिखते हैं ऑलवेज राइट साइड पे। आपको टीचर ने स्कूल के अंदर भी सिखाया होगा, जिसमें एक्स के ऊपर जो हम स्केल लेने वाले हैं 1 सेंटीमीटर, उसके अंदर मैं लेने वाला हूँ 2 यूनिट्स, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में जो है हम 2 यूनिट्स लेंगे, 2 यूनिट्स। यानी पहली वैल्यू है वो 37, और पहला इंटरवल अनइवन हो तो कुछ ऐसे साइन करते हैं, स्कूल के अंदर अलग अलग तरह से करवाते हैं।
कि फर्स्ट इंटरवल इज अनइवन, कभी ऐसे भी करवा देते हैं साइन, तो डिपेंडिंग ऑन द टीचर वो अलग अलग तरह से साइन करवाते हैं। अप्रॉक्सीमेशन रहता है पहले सेंटीमीटर में। उसके बाद हमने दो दो यूनिट लिए 37 39 कंसिडर करना। सपोज कि ये ग्राफ पेपर है, उस हिसाब से काम करना है। आप भी प्रॉपर स्केल के हिसाब से अपनी स्केल का यूज करके ये काम कर ही सकते हो। 45 47 49 51 53 एंड 55 ये ऐसे लाइंस भी करनी जरूरी है। ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्राफ जो है मेरा जो बोर्ड है वो एकदम ब्लैंक है, तो मुझे मेजरमेंट के लिए करना पड़ता है। रह ना जाए 37 39 41 के बाद कभी कभी 45 आता है, वैसा नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान से काम करना है, ठीक है, कोई रहना नहीं चाहिए। 55 हाईएस्ट वैल्यू थी, वहां तक हम गए, यानी ऑलमोस्ट 3 6 9 10 सेंटीमीटर और ओरिजिन 11 सेंटीमीटर का यूज हुआ। 18 सेंटीमीटर का ग्राफ पेपर है तो मिनिमम 50% ऑफ द ग्राफ पेपर यूज होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि मैं 5-5 यूनिट ले लूं और खत्म कर दूं ग्राफ, ठीक है। मिनिमम 50% ऑफ द ग्राफ पेपर यूज होना चाहिए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर दिखता है और आउटपुट भी हमें प्रॉपरली मिलेगा। y के अंदर जाते हैं जब हम, तो y के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो तो मिनिमम वैल्यू 50 है और मैक्सिमम वैल्यू 82। पहली वैल्यू मिनिमम ऐसा भी जरूरी नहीं है, ठीक है। मिनिमम 50 एंड नेक्स्ट मैक्सिमम जो है 82। 82 माइनस 50 करते हो तो आपको मिलेगा 32, ठीक है। तो 32 यूनिट्स नेचुरली हमारे पास 24 यूनिट है, 26 कह सकते हो मैक्सिमम, और अगर कॉम्पैक्ट ग्राफ है तो 24। यानी अगर आपके डिफरेंस जो है वो आपके सेंटीमीटर से ज्यादा हो तो डबल यूनिट्स ले लो। 2 यूनिट्स लेना है 1 सेंटीमीटर में, 5 लेना है, 10 लेना है। वो भी काम जब आएगा सेमेस्टर 2 में पूरा ग्राफ का काम, तब मैं सिखाऊंगा, ऑफलाइन में ही होगा तब तक तो, ठीक है। तो 32 है, यानी मुझे y पे भी लेना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर में 2 यूनिट्स। आप 5-5 यूनिट्स भी ले सकते हो, उधर 2 यूनिट्स लेते हो तो बड़ा फायदा रहता है, ग्राफ परफेक्ट दिखेगा, ऑब्जर्वेशन पता चलेगा। 50 से लेके हमें जाना है 82 तक, यानी 50 लेने वाले हैं पहला। तो फर्स्ट इंटरवल इज अनइवन, ठीक है, पहला इंटरवल अनइवन है। 50 के बाद हम लेंगे 52, देन 54, देन 56, 58 एंड सो ऑन। जहां तक हमें जाना है वहां तक आपको 2-2 सेंटीमीटर, 1-1 सेंटीमीटर में 2-2 यूनिट्स लिख के काम करना है। एक सम भी आपको मिलेगा 76 के बाद, देखो 80 लिखने वाला था, ध्यान से 78 देन 80 एंड लास्ट वैल्यू जो है वो है 82। तो पहला काम जो है ग्राफ पेपर में, ग्राफ में पॉइंट्स प्लॉट करने से पहले x एक्सिस होना चाहिए, y एक्सिस होना चाहिए, ओरिजिन लिखा हुआ होना चाहिए, देन मेजरमेंट ऑफ स्केल लिखा होना चाहिए। उसके बाद जाके हम शुरू करते हैं हमारे पॉइंट्स को प्लॉट करना, ठीक है। सबसे पहला x पे 37, y पे 50। पॉइंट्स कैसे प्लॉट करना वो आपको पता ही है। x पे जाओ 37 तक, टीचर ने वैसे स्कूल में सिखाया होगा, सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे आपको अच्छा नहीं लग सकता क्योंकि बड़े हो चुके हो आप। x2 है, y4, मगर अगर कुछ बच्चों को डाउट है तो उनके लिए मैं हर बार समझाता ही हूँ, रेगुलर प्रोसेस है। सपोज 1 2 3 4 रख दिया, ऊपर भी मैंने रख दिया 1 2 3 4। तो टीचर ने बेसिक, ये मैं बात कर रहा हूँ स्कूलिंग में 5th 6th 7th स्टैंडर्ड की, तो टीचर कहते हैं x पे 2 है, x पे 2, वहां से एक वर्टिकल लाइन खींचनी चाहिए, ये स्कूल का काम है, टेंशन मत करो, आता है तो। y पे 4 है, 4 से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन करनी चाहिए और दोनों जहां मिले, दोनों कहां मिले तो दोनों यहां मिले, तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे कहा जाता है 2 4। ये स्कूल में बेसिक सिखाया था। हम यहाँ पे लाइंस नहीं करते, हम बड़े हो चुके हैं, तो हमें करना क्या है, हमें x को देखना है x एक्सिस पे, y को देखना है y एक्सिस पे, दोनों जहां मिले वहां पे हम बनाएंगे हमारा पॉइंट। यानी ये जो था बेसिक पार्ट था हमारा, तो x पे है 37, y पे है 50, यानी पहला पॉइंट होगा यहीं पे। एंड चांसेस जो है वो हमें पता चल ही चुके हैं पहले से ही, पहले पॉइंट से ही, कि लोअर लेफ्ट है, इससे तो नीचे जाएगा नहीं, यानी हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाने वाले हैं। यानी 2-3 पॉइंट्स में हमें पता चल जाता है कि कौन सा टाइप्स ऑफ कोरिलेशन स्कैटर डायग्राम वाला अवेलेबल होगा। तो 40 एंड 60, 40 नहीं दिख रहा है, हमें 10 सेंटीमीटर दिए जाते हैं, सेंटर में 5वीं लाइन होगी, वो होगा हमारा 40 ग्राफ पेपर के अंदर, एंड ऊपर है 60 तो हमारे पास अवेलेबल है, यानी ये हो गया 60। आप प्रॉपरली स्केल का इस्तेमाल करके प्लॉटिंग करना, बोर्ड पे थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हो सकता है, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, फिर भी कभी कभी क्या है एग्जैक्ट दिखता नहीं है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि बोथ द पॉइंट्स आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन,
क्योंकि 2 पॉइंट से पता नहीं चलता। इन शॉर्ट डायरेक्शन वाइज हमें पता चल चुका है कि कोरिलेशन तो कौन सा होगा, पॉजिटिव। अब खाली बाकी क्या रहा, पार्शियल होगा या परफेक्ट। सभी पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए तो परफेक्ट पॉजिटिव, एक आध लेफ्ट राइट चला गया तो हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव, मगर सभी पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। तीसरा जो है 40 to 65, 42 भी यहाँ पे बीच में होगा अप्रोक्सीमेटली, 65 में बीच में होगा, यानी 42 एंड 65 अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो वो यहाँ पे होगा। फिलहाल थोड़ा सा लेफ्ट राइट लग रहा है, फिर भी हम पॉजिटिवली सोचते हैं कि सपोज दे आर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मगर चौथा पॉइंट हमें बता देगा कि ये परफेक्ट पॉजिटिव नहीं है, 39 एंड 59। कैसे, तो 39 इधर है और 59 नीचे साइड में। So points are not on a straight line, so we say that it is partial positive correlation. छोटे ही देना है, लाइंस कनेक्ट भी नहीं करनी है, जस्ट ऑब्जर्व करना है। 50 एंड 70, तो 50 यहाँ पे होगा बीच में, 70 जो है यहाँ पे है। अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें तो 50 एंड 70 जो है वो पॉइंट इधर होगा। देन 54 80, 54 भी यहाँ पे बीच में है, 54 एंड 80, तो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें वो भी यहाँ पे होगा। अगर आपके पास पुराना ग्राफ पेपर पड़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड का, तो ये काम आप ग्राफ में करोगे तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा ही पूरा। मगर इसमें हमें खाली ऑब्जर्व ही करना है कि पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है या नहीं। तो अगर ग्राफ पेपर नहीं है तो परचेस करने जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 55 82 हो गया, लास्ट आया 46 एंड 70, 46 भी बीच में आएगा, 46 एंड 70। तो कंक्लूजन हमारी आंखों के सामने रेडी हो चुका है। हम यहाँ पे सीधा कह सकते हैं, वैसे आंसर नीचे लिखते हैं ग्राफ के, मगर हमारे पास नीचे के पार्ट में लिखूं तो उससे अच्छा यहाँ पे जगह है तो यहाँ पे लिखता हूँ। तो मेंशन करेंगे हियर, जो हमने अभी डायग्राम मेथड के अंदर लास्ट लेक्चर में कहा था, इसी लेक्चर में कहा था स्कैटर डायग्राम मेथड के लिए कि पॉइंट्स किस तरह से हो तो कौन सा डायग्राम बनता है। यहाँ पे हम कहेंगे पॉइंट्स आर नॉट ऑन अ स्ट्रेट लाइन, वो मीनिंग का इस्तेमाल यहाँ पे भी होता है, not on a straight line and in the increasing order. So हम कह सकते हैं there is partial positive correlation, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट है, पार्शियल है, उसका हिस्सा जो है वो हमें यहाँ से पता चलता है, ठीक है। तो ये जो है वो है हमारा सम नंबर 14। इसके जैसा एक सम है सम नंबर 15, वो आपको होमवर्क में करना होगा। होमवर्क में आप करोगे सम नंबर 15। ज्यादा सम है नहीं स्कैटर डायग्राम के, और पूछा भी गया नहीं है, तो बच्चे क्या है इग्नोर कर देते हैं मेथड को, मगर नहीं, आपको ये काम करना है। ग्राफ पेपर है तो उस पे करो, परचेस करने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फुल स्केप बुक के अंदर प्रॉपरली आप स्केल रख के 1-1 सेंटीमीटर दोनों साइड मेजर करके भी कर सकते हो काम। इस तरह से आपको ग्राफ मिलेगा, कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आंसर खाली इतना रहता है, ठीक है। तो 7 मार्क्स के अंदर पूछ सकते हैं ये। अब छोटा सा एक नॉर्मल पार्ट है इंटरप्रिटेशन, वो मैं समझा देता हूँ क्योंकि उसका इस्तेमाल हमें नेक्स्ट एग्जांपल्स में करना होगा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन of correlation coefficient, यानी अगर बात करें पूरा डिटेल में थियरी में मटेरियल में दिया है। अब यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूँ वो पॉइंट ऑफ व्यू और एग्जांपल के लिए मैं लिखने वाला हूँ। यानी अगर r की वैल्यू +1 है देन शॉर्ट में हम क्या कहेंगे, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ये थियरी के लिए नहीं करवा रहा क्योंकि एग्जांपल में जरूरत पड़ने वाली है नेक्स्ट में, तो उस वक्त हमें इसका इस्तेमाल करना है। +1 दिखे तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कहेंगे, या परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो हम लिख सकते हैं r +1। सेकंड, नेचुरली आपको पता चल जाएगा संपूर्ण धन सहसंबंध कहता था आपने, संपूर्ण ऋण सहसंबंध। -1 हो तो हम कहेंगे परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, -1 के लिए होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम बात करें तो जो हमारी रेंज है, रेंज कहेवाय विस्तार पण कहेवाय -1 एंड +1 के बीच में, तो उसके 3 पॉइंट्स के बारे में फिलहाल हम पहले कह लेते हैं कि अगर हमारा r है तो r की वैल्यू इन सभी के बीच में होती है। मैथमेटिकली अगर ड्रॉ करें तो -1 आया तो परफेक्ट नेगेटिव, +1 आया तो परफेक्ट पॉजिटिव। 0 के बारे में भी बात कर देते हैं, एग्जांपल के लिए 3 पॉइंट जरूरी है। देन
एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन, एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। अब जो इससे बचे, ठीक है, वैसे ये मैथमेटिकल पार्ट है, आपको +1 लिखा हुआ दिखे कहीं पे भी तो आप लिखते हो परफेक्ट पॉजिटिव, उसके अलावा कोई भी पॉजिटिव वैल्यू मिले एक्सेप्ट +1 तो हम नॉर्मली इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव एग्जांपल में नहीं लिखेंगे। एग्जांपल में हम खाली क्या लिखेंगे, ओनली पॉजिटिव कोरिलेशन। ओनली -1 एग्जैक्ट मिलता है तो हम लिखते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। उसके अलावा अगर -0.99 भी मिले तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं ओनली नेगेटिव कोरिलेशन। तो वो एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मैं लिखने वाला हूँ चौथा पॉइंट, इफ R is negative, उसके लिए मैं इस मैथमेटिकल पार्ट का इस्तेमाल करूंगा। इन दोनों के बीच में हमारा R है, यानी कैसा नेगेटिव, तो -1 और 0 के बीच में अगर हमारा R है, इज इक्वल टू नहीं करना है, बिटवीन -1 एंड 0, -1 भी ना हो 0 भी ना हो, कोई भी नेगेटिव वैल्यू हो, देन एग्जांपल के लिए हम खाली लिखेंगे देन नेगेटिव कोरिलेशन। ये खाली जो लिखवा रहा हूं मैं, ये आपको लिखना है। एग्जांपल के लिए हमें ये इंटरप्रिटेशन करना है। अर्थघटन, संपूर्ण धन, संपूर्ण ऋण અને अभाव, ત્રણ वस्तुओं, कोई भी पॉजिटिव जवाब आवे, धन जवाब आवे, साइन प्लस मिलती है आंसर की, चाहे कोई सी भी वैल्यू हो, 0.01 हो या 0.99 हो, सभी में क्या लिखेंगे, प्लस हो तो पॉजिटिव लिखेंगे और माइनस हो तो नेगेटिव लिखेंगे। तो ये 5 इंटरप्रिटेशन है, वो हमें एग्जांपल में हेल्प करने वाले हैं। यानी R पॉजिटिव हो, दैट मींस राइट साइड वाला हिस्सा, बॉर्डर के 3 पॉइंट्स हमने समझा दिए, उनके अलावा जो बाकी के हिस्से हैं उसकी अगर बात करते हैं, R इज पॉजिटिव तो मीनिंग क्या रहता है, R लिख देने का, ये दो नंबर लिख देने के 0 एंड 1, बीच में लेस देन, यानी R इज बिटवीन 0 एंड 1। ब्रैकेट जो है समझने के लिए है आपके लिए, बाकी एग्जाम में ये लिखने का पार्ट आता नहीं है। देन हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये इंटरप्रिटेशन की बात हुई। आज का जो काम है उसके अंदर मैंने पहले ही बोल दिया, होमवर्क के अंदर खाली एक काम करना है, 15 नंबर का सम, ठीक है। थियरी का जो मेजर काम था वो हमारे लास्ट 2 लेक्चर में, यानी आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर में हो चुका है। यानी अब जो है नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो आपका बहुत ही फेवरेट पार्ट होने वाला है, दैट इज स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड स्टार्ट करेंगे। इसके ज्यादा एग्जांपल नहीं है हमारे स्कैटर डायग्राम मेथड के, ठीक है। तो नेक्स्ट से अब ऑलमोस्ट 90% जो काम बचा है वो सभी एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू का ही रहेगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम यहाँ तक का काम रखने वाले हैं। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.